Hello students, welcome back to my channel. We are preparing for Maharashtra set examination and this is a session for you those are preparing for the English literature paper number 2. As we know that we have the two papers, first paper which is common and same to everyone but the as per your main subject for your post graduation PG जब आप करते हैं तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो आपका सेकेंड पेपर होगा. सो इट इज अ सेशन फॉर इंग्लिश लिटरेचर पेपर नंबर 2. सो आई होप दैट यू आर डूइंग अ वेल प्रिपरेशन. जितने भी प्रिपरेशन हम इंग्लिश लिटरेचर की करते हैं ऐसा लगता है वो कम है, बट अगर हम डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं वी हैव द एक्यूरेट गोल, वी वांट टू अचीव दैट. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज अ नो other option like the hard work, smart work you should do, as well as that there is a no shortcut for the set and net also. So you have to do a dedication. You give your potential, your dedication, and the focus to prepare and complete your syllabus. तो जितना भी हम टाइम बचा है उस टाइम पीरियड को एक स्ट्रैटेजी बन के पढ़ना शुरू करो. आई होप आपका जो ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो पार्ट आपका हुआ होगा. फिर उसके बाद आप कल्चर स्टडी ले सकते हैं, फिर थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक ये पढ़ना शुरू कर दो. जितने PYQs अब लगा सकते हो उतने लगा लो तो आपकी, क्योंकि देखो अगर हम पढ़ते भी है पूरा तो ऐसा लगता है बट हम रेफरेंस से एलिमिनेशन मेथड से उसे टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को. जैसे देखो अब ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज अज्यूम दैट चिल्ड्रन हैव नो innate ability to learn the language and rely on the operant conditions to form and improve their understanding and use it. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीएड भी किया होगा, एमएड भी किया होगा. तो हमने ये थेरीज जब आप सीटीटी टीटी या बीएड एमएड करते हैं उसके प्रिपरेशन में पड़ी हुई है. लैंग्वेज की थेरीज वहां पे भी सेम हमारे सिलेबस में होती है. तो इसका आंसर जो है वो हमारा है बिहेवियरिज्म. हमारा आंसर क्या हो जाएगा बिहेवियरिज्म. देखो बिहेवियर थेरी जो है ना ये साइकोलॉजिकल थेरी है, चैंपियन बाय द साइकोलॉजिकल थेरी बाय BF स्किनर. BF स्किनर हमको ये थेरी देते हैं और ये लैंग्वेज स्टडी में स्टडी का क्वेश्चन है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक का. तो बिहेवियरिज्म थेरी चैंपियन बाय द साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर व्यू लैंग्वेज एक्विजिशन की वो बात करते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ हैबिट इंफॉर्मेशन. इट आर्ग्यूज दैट चिल्ड्रन आर बोर्न एज अ टैबुलर रसा. व्हाट ही सेड, ब्लैंक स्टेट की तरह होते हैं. हाउ द चिल्ड्रन वाज, देयर वाज लाइक द टैबुलर रसा विथ एन नो innate linguistic program in their mind. They learn to speak entirely through the environmental stimuli, imitation and operant conditions. Okay, तो ये थ्योरी हमें दिया था BF स्किनर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी सेशन में आप खुद भी आपका नॉलेज चेक कर लो कि आपको कितने क्वेश्चन आपके सही आए. ओके, हु इज द फाउंडर ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी. ये भी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं. तो क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पॉल फ्रेरे, BF स्किनर, इवान पावलॉक, एडवर्ड टॉलमन. जैसे मैंने बोला कि कुछ बच्चों का बीएड एमएड होगा, कुछ बच्चे टीटी सीटीटी क्वालिफाइड भी होंगे, उनके लिए ये नॉन क्वेश्चन होगा क्योंकि ये लैंग्वेज लिंग्विस्टिक की थेरीज है. लैंग्वेज की थेरीज आपको पता होनी चाहिए, उनके फिलोसोफर्स भी यू शुड नो. सो जो क्रिटिकल पेडागोजी हमें दी थी वो दी थी पॉल फ्रेरे ने. तो पॉल फ्रेरे कौन थे? पॉल फ्रेरे वॉज अ सेमिनल ब्राजीलियन एजुकेटर थे. पॉल फ्रेरे वॉज अ ब्राजीलियन एजुकेटर, philosopher who influenced the critical pedagogy and his landmark book भी उनकी थी. 1968 में उन्होंने एक बुक लिखा था. ओके, एंड वो जो बुक था उसका नाम था पेडागोजी द ऑपरेस्ड क्रिटिका. ओके,
तो क्रिटिकल पेडागोजी देते हैं पॉल फ्रेरे। पॉल फ्रेरे एक ब्राजीलियन एजुकेटर है। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी 1968 में, पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ड। एंड ये जो हमारा क्रिटिकल पेडागोजी है, गिवन टू अस बाय द पॉल फ्रेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी गाइस। इन द मेथड स्टूडेंट लर्न ग्रामेटिकल रूल्स। ओके, इन डैश मेथड, कौन से मेथड में स्टूडेंट लर्न करते हैं ग्रामेटिकल रूल्स को, एंड देन अप्लाई दोज रूल्स बाय द ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड नेटिव लैंग्वेज। देखो, जैसे हम महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है, तो आपको याद होगा कि हमारे टीचर जब हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, दे गिव अस टू रूल कि चेंज द वॉइस कैसे करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। जब हम ग्रामर पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स हमें रूल्स रटवाते थे, है ना, कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करते तो ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ओके, सो कैसे टेंस चेंज होता है, ये थ्योरी सब हमें पढ़ाई जाती थी। सो इसे क्या कहेंगे हम? इट इज अ डायरेक्ट थ्योरी, ग्रामर ट्रांसलेशन थ्योरी, ऑडियो लिंगुअल एंड द सिचुएशनल। एंड द करेक्ट आंसर इज, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामर ट्रांसलेशन थ्योरी। इट इज द करेक्ट आंसर। सो ग्रामर ट्रांसलेशन थ्योरी हमें किसने दी थी? मैंने कुछ एमसीक्यूज पे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया था। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। नीडी पर्सन तक मेरी वीडियो जरूर पहुंचाओ, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करती थी एंड आई जस्ट फाइंड आउट द वीडियोज यूट्यूब पे, मैं प्रिपरेशन करना शुरू की तो कोई पर्टिकुलर वीडियो ऐसी नहीं आती थी कि जिससे से ज्यादा क्वेश्चन में लगा पाओ। ओके, वैसे तो हमें बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बट हमें समझ में नहीं आता एक्चुअल में हम उसमें से पिक क्या करें। तो ओके, सभी लाइब्रेरी क्रिएट करके घर में पूरा नोट्स क्रिएट करके बैठ जाओगे और टू द पॉइंट पढ़ना भी जरूरी है। ओके, क्योंकि पूरा सिलेबस हम कवर नहीं कर पाते इंग्लिश लिटरेचर का, तो बेस्ट वे है कि आप क्या करो, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, और जो आपको नया लगता है उस पर जाके गूगल सर्च करके उस थ्योरी को पढ़ ले। ठीक है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग फ्रेमवर्क है ये। प्राइमरी स्ट्रेटेजी रिलाई ऑन द टीचिंग ग्रामर रूल, स्टेप बाय स्टेप रटवाना, फिर टारगेट लैंग्वेज एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। सो इट इज अ GTM method or the grammar translation method. Next question. Which of the following term is used to refer to the idiosyncrasies of an individual speaker? Okay, diglossia, sociolect, intellect, dialect. Question number 4 and the correct answer. Linguistic का question है again. Which of the following term is used to refer the idiosyncrasies of the individual speaker? So what should be the correct answer? बताओ, A, B, C और D. So the correct answer is here, idolect. C option हमारा correct हो जाएगा. Let's see. Listen carefully. ठीक है. When we talk about in linguistic about the idolect, what is the idolect? So in linguistic, an idolect refer to the unique इंडिविजुअल स्पीच पैटर्न्स। तो आइडोलेक्ट क्या होते हैं? एक यूनिक इंडिविजुअल स्पीच पैटर्न्स होते हैं, वोकैबुलरी प्रेफरेंसेस एंड प्रोनाउंसिएशन स्पेसिफिक टू सिंगल पर्सन। नेक्स्ट, डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट होता है जो रेफर करता है रीजनल वैरायटी को। सोशियोलेक्ट होता है, रेफर करता है सोशल क्लास को। एंड डायग्लोसिया होता है व्हेन द सिचुएशन वेयर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस आर डायलेक्ट आर used by the same community in different social context. Okay. Next question, question number 5. A.S. Horney and Harold Palmer and Michael West are associated with. Okay. A, B, C, D options are given to us. We have to find out from the 4 options. School language teaching, oral approach of situational language teaching, grammar translation method या audio visual method. Okay, which is the correct answer? And the correct answer हमारा हो जाएगा it is the oral approach situation language teaching. A. S. Horney, Harold Palmer and Michael West
एसोसिएट करते हैं ओरल अप्रोच एंड सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग से. सो द ओरल अप्रोच एंड सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, ये दोनों भी ब्रिटिश लिंग्विस्ट थे. ओके, ब्रिटिश, आई थिंक तीनों है, हॉर्ने, पामर एंड वेस्ट, ये तीनों भी ब्रिटिश लिंग्विस्टिक है. एज हॉर्न बाय हेरोल्ड पामर, Michelle West. So these are the central figure in the situational language approach and language teaching के ये central figure माने जाते हैं, 20th century से belong करते हैं. and ये जो the oral approach and the situational language teaching जो है डील करती है, रिलेट करती है, ये मेथड एम्फसाइज करती है, इंट्रोड्यूस द न्यू vocabulary and structural pattern orally within the clearly defined situational context like the bank or the restaurant before moving to written form. मतलब सीधा स्पीकिंग पे ये क्या करती है, एम्फसाइज करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस आर एसोसिएटेड विद, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है. हर ऐसे बोलूंगी कि मैं हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सेट हो, नेट हो. ओके, एंड ये सीटीटी का भी क्वेश्चन है. Competence and performance are associated with. So the competence and performance are associated with Noam Chomsky, Leonard Bloomfield, Zelig Harris, and Cliff Goddard. And the correct answer will be the Noam Chomsky. Noam Chomsky का ये इंट्रोडक्शन टू द फाउंडेशनल स्ट्रक्चरल डिस्टिंग बिटवीन कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस, उन्होंने एक बुक लिखी थी 1965 में, द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स. सो ही टॉक अबाउट द कंपिटेंस. व्हाट इज कंपिटेंस अकॉर्डिंग टू हिम? कंपिटेंस का मतलब उन्होंने बताया, कंपिटेंस एक आइडियोलॉजी, आइडियलाइज्ड इंटरनल नॉलेज होता है. स्पीकर पजेस, किसी भी एक स्पीकर के पास अपना खुद का एक इंटरनल नॉलेज होता है जो पजेस करता है अबाउट देयर नेटिव लैंग्वेज एंड ग्रामर. जैसे कि माय मदर टंग इज मराठी and my mom never give me the grammar book to speak. Whatever the family members speak, I listen it and learn my language. So native language, I possess that knowledge. It is a competence. It is my competence. What is performance? परफॉर्मेंस एक एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है लैंग्वेज का, रियल वर्ल्ड सिचुएशन विच कैन बी कंटेन एरर ड्यू टू द फटीग एंड डिस्ट्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of shifting from one language or dialect to another depending on the social context or the conversational setting is called. Okay, एक प्रोसेस होगा शिफ्टिंग फ्रॉम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज की तरफ हम शिफ्ट कर जाएंगे. जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी में पढ़ा रही हूँ और सडनली मैंने कुछ अपना मराठी वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट या कन्वर्सेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोड स्विचिंग होगा, बिलिंगुअलिज्म होगा, कन्वर्जन होगा या ट्रांसलेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज कोड स्विचिंग. कोड स्विचिंग का सेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर भी, उसका मीनिंग पूछा गया था. ओके, तो कोड स्विचिंग ऑकर्स व्हेन द बिलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल जब अल्टरनेटिवली अपनी लैंग्वेज को क्या करते हैं, बिटवीन टू और मोर लैंग्वेजेस डायलेक्ट इन लिंग्विस्टिक वैरायटीज ड्यूरिंग द सिंगल कन्वर्सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नियर अबाउट लैंग्वेज पे है, बाकी के क्वेश्चन हम लिटरेचर के, तो 10 क्वेश्चन लिंग्विस्टिक के, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन. तो ये जो हमारे यूनिट वाइज फ्रैगमेंटेड क्वेश्चन जैसे, द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज ऑन देयर प्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज दे लर्न इज कॉल्ड. द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज ऑन देयर प्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज दे लर्न इज कॉल्ड L1 interference, code mixing, code exchange, L2 interference. Now, the correct answer is L1 interference. Now, what is L1 interference? L1 interference क्या होता है? So, L1 interference also known as a negative language transfer. What? Negative language transfer. Negative language transfer when a learner applies structural phonetic, कोई भी learner जब structural phonetic apply करता है या grammatical habits from their native language, so L1 into the second language, they are trying to learn second language, and this automatic transformation frequently lead to the error in L2 pronunciation and sentence and structure. Next question, again on the linguistic, evaluation of the efficacy of program or course at conclusion. At its conclusion is called formative evaluation,
summative evaluation, continuous and comprehensive evaluation and एक्सटर्नल इवेल्युएशन. टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है. लास्ट कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी समेटिव इवेल्युएशन पे क्वेश्चन था. तब मैंने बताया था कि समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है. तो समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है? समेटिव इवेल्युएशन एक फ्रेमवर्क कैटेगराइज टाइमिंग पर्पस के लिए एक इवेल्युएशन होता है. जैसे कि हम लास्ट एंड में जो बच्चों का इवेल्युएशन करते हैं ना, जैसे हम हमारा जो फाइनल एग्जाम होता है उसे हम क्या कहेंगे? समेटिव इवेल्युएशन कहेंगे. फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है? जो थ्रू द रनिंग, जब से हम पढ़ा रही हूं मैं और पढ़ाते पढ़ाते मैं आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहूँ, आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं एंड दैट टाइम वट एवर द क्वेश्चन आंसर सेशन, और ये मीन वाइल क्लास में पढ़ाते टाइम जो भी आपका क्वेश्चन आंसर वगैरह हो जाएगा या जैसे टेस्ट वगैरह हो जाएंगे उसे हम कहेंगे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. फिर कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है और एक्सटर्नल इवेल्युएशन भी होता है. ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर हमारा आंसर हो जाएगा समेटिव इवेल्युएशन. समेटिव इवेल्युएशन आउटकम दैट वैल्यू ऑफ द करिकुलम प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम. और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज ऑनगोइंग असेसमेंट कंडक्टिंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस. ओके, नाउ next question. The exponent of translation method of grammar. Okay, translation grammar method. So here transformational generative. TG का मतलब यहाँ पे transformal generative TG or the transformational generative grammar method. So who gave to us? And the correct answer is Noam Chomsky again. Okay. So the primary exponent and the creator of transformational generative grammar is the mathematical rule-based approach to syntax given by to us, Noam Chomsky. Next question. Which of the following is not the feature of CALL? CALL. What is meant by the CALL? CALL is computer assisted language learning. शायद तो नोट कर लो. Long form computer assisted language learning is a CALL. So which of the following is not a feature? कौन सा इसमें से feature नहीं है CALL का? Blending learning, hybrid learning, okay, technological mediated learning and instructor centered learning. So इसमें से feature नहीं है CALL का, तो वो है instructor centered learning. तो computer assisted language learning relies on the using the technology to enhance the language learning. लर्नर सेंटर लर्निंग होता है, लाइक द ब्लेंडेड लर्निंग होता है, इसमें हाइब्रिड लर्निंग होता है एंड टेक्नोलॉजी एंड मीडिएटेड लर्निंग भी होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In community language learning, CLL, the teacher act as. What is the role of teacher in CLL? Community language learning में teacher का क्या role होता है? Lecturer and advisor, no. Silent listener, no. Client and collaborator, also no. So the correct answer is D, counselor and the paraphraser. कोई भी community language learning CLL जो होता है, it is a method developed by the Charles Perron. The classroom is viewed as the community where the psychological safety is paramount. The teacher does not lecture, instead they act as a counselor and the paraphraser. Next question. What is the name of the horseman mentioned in Sidney's Apology for Poetry? What is the name of the horseman mentioned in this? तो फिलिप सिडने का जो Apology for Poetry है, so which is the name of the horseman? Edward Wharton, Petro Pygmalion, Stephen Gosson, Edmund Spencer, and the correct answer is Petro Pygmalion. So Sir Philip Sidney opened his famous Renaissance critical essay An Apology for Poetry known as Defense of Poetry. इसे ही Defense of Poetry भी जाना जाता है. They recalling his time in the Vienna studying the horsemanship, and he mentioned the instructor Petro Pygmalion या Pygmalion, who praised the nobility of the horses and riding so eloquently that he almost convinced Sidney to wish he were a horse himself. Next.
What, according to the Coleridge, is the living power and prime agent of all human perception? So, according to the S.T. Coleridge, living power and prime agent of all human perception is fancy, secondary imagination, primary imagination, and the poetry. So, ये क्वेश्चन है एस.टी. कोलरिज के लिटरेरी बायोग्राफिया लिटरेरिया का चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 13 में एस.टी. कोलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया में बात करते हैं इमेजिनेशन हाउ द टू टाइप के इमेजिनेशन की बात करते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड द सेकेंडरी इमेजिनेशन. और ये जो है अकॉर्डिंग टू द कोलरिज, लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन इज अ प्राइमरी इमेजिनेशन. लिविंग पावर एंड द प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन. Okay, so and which is universal human faculty that allow us, it is the secondary imagination. Next question. According to the T.S. Eliot, William Shakespeare required more essential history from Plutarch than most men could from the whole. British Museum, World History, Chronicles, and European History. What will be the correct answer? So here, according to the T.S. Eliot, Shakespeare acquired more essential history from the British Museum. A option is correct. So in the critical writing, T.S. Eliot argued the writer must possess a deep historical sense. He famously remarked that Shakespeare's reading of Plutarch's Lives gave him a deeper, more essential grasp of history than the average man could acquire by reading every volume stored inside the British Museum. Next question, question number 16. Session को end तक देखो. Very, very important, beautiful questions. Okay, it's for you. According to the Iyer Richards, what is the synesthesis? Okay, ये kinethesis. Synesthesis का meaning बताना. Aesthetic enjoyment of work of art, harmony and equilibrium of our impulses, the writer's imagination and ism-plastic power. What is the correct answer? Question number 16. So the correct answer is A, aesthetic enjoyment of art. So it is a psychological approach है ये. प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो वर्क लिखा था आयर रिचर्ड्स ने, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. और आयर रिचर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेथेसिस. ही डिफाइंड इट इज एट द स्टेट ऑफ बैलेंस कॉन्शियसनेस whether conflicting impulsive inside the human mind and brought to the perfect harmony and equilibrium. Next question, defamiliarization is associated with. So defamiliarization is associated with Victor Slowosky. So defamiliarization का कॉन्सेप्ट हमें देते हैं विक्टर स्लोवस्की. विक्टर स्लोवस्की ने एक लिटरेरी वर्क लिखा था ऑस्ट्रेनियन, means the making strange, and it is the definition concept of Russian formalism में वो इंट्रोड्यूस, क्योंकि रशियन फॉर्मलिज्म से बिलोंग करते विक्टर स्लोवस्की. उन्होंने एक ऐसे लिखा था 1917 में, art of device, art as a device, and he argued that the purpose of art and literature is to make readers perceive common familiar things. Next question, question number 17 के बाद 18. Identify the true statement. True statement पहचानना है हमें. According to the Louis Althusser, ideology is a system of representation. Okay. Second, over-determination occurs when a single observed effect is determined by the multiple causes. Althusser argued that the bourgeois maintain power by using only the repressive state apparatus. Which one is the correct answer? And question number 18. इस सेशन में हम टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे. इस क्वेश्चन पेपर को मैं डिवाइड करती हूँ 2 वीडियोस में, ताकि आप अच्छे से इसके नोट्स बना पाए. ओके, ठीक है. इसका पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आंसर है हमारा 1 and 2 is the correct. Only C is the correct. According to the Louis Althusser, ideology is a system of representation, and over-determination occurs when a single observed effect is determined by the multiple causes. Next question. Question number 19. Which of the following book is not the part of Claude Lévi-Strauss Traitology, Mythologics? Okay. Question number 19. So ये जो क्वेश्चन था ना, ये हमारा 18 क्वेश्चन, ये मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट लुइस अल्थसर के आइडियोलॉजी पे बेस्ड था. और स्टेटमेंट 3
जो है वो फॉल्स है, क्योंकि अल्थजर आर्ग्यू करते हैं बर्गोलॉस्किस मेंटेन पावर यूजिंग बोथ रिप्रेसिव स्टेट apparatus RSA and ideological state apparatus. Okay, next 19 क्वेश्चन का देख लेते हैं आंसर। तो the raw and the cooked, the origin of the table manners, from honey to ashes, the savage mind, and the correct answer is D, savage mind. So the anthropologist Claude Levi-Strauss wrote a massive 4 volume study on mythology, उन्होंने लिखी थी mythologies. Okay, and the tratology include the raw and the cooked, from honey to ashes, the origin of table manners, and the savage mind. Okay, so which of the following is not a part of tratology? Okay, so the savage mind is an independent work था उनका। तो ये 3 वर्क ट्रेटोलॉजी में थे, माइथोलॉजीज में उन्होंने पब्लिश कराए थे, बट द सैवेज माइंड एक अलग सेपरेट वर्जन था उनका, एक फाउंडेशनल बुक ही रोट अर्लियर, नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको एनालिसिस पे क्वेश्चन है। साइकोएनालिसिस इज अ क्रिटिकल टूल। व्हाट इज साइकोएनालिसिस, हमें बताना है। एन एनालाइज ऑफ ह्यूमन माइंड, अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, अ साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड। विच वन इज द करेक्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, अ फॉर्म ऑफ, अ फॉर्म, ओके, नो नो नो, अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, सी ऑप्शन में है, ये नहीं है। ओके, ये रेड वाला रॉन्ग है। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये हमारा सही आंसर है। ओके, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साइको एनालिसिस क्रिटिकल लिटरेरी टूल है, अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द Habermas, dash is made up of private people gathered together as a public and articulating need of society with the state. So according to the Habermas, which one is correct? Haptis, communicative action, public sphere, and modernity. Which one is correct? So the correct answer is public sphere. German sociologist and philosopher जॉर्गन हैबरमास इंट्रोड्यूस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्जेस पब्लिक स्पेयर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज हियर सी, पब्लिक स्पेयर। ओके, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलैंड बार्थ्स डेथ ऑफ द ऑथर बिगिन विद द रेफरेंस टू। रोलैंड बार्थ्स का जो डेथ ऑफ द ऑथर है वो किसके रेफरेंस से शुरू होता है? सो द करेक्ट आंसर इज बेल्जैक सरेसाइन। बेल्जैक सराइन इज द करेक्ट आंसर, बेल्जैक सरेसाइन। रोलैंड बार्थ्स का सेमिनल पोस्ट स्ट्रक्चरल एसे है द डेथ ऑफ द ऑथर 1967। डेथ ऑफ द ऑथर 1967 फेमसली बिगिन बाय द कोटिंग from the honor D. Balzac novella Serene. Barthes uses line described in the Castoral Singer to show how impossible to be determined who is actual speaking. Next question, match करना है हमें। ओके, ग्रैमैन ग्रीर, बेटी फ्रेडियन, केट मिलियट, हेलन सक्सेस। ये मेरे पीवाई के सेशन में ये क्वेश्चन होके गया है, आगे नहीं क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आया है। ओके, सो जो हमारे ग्रैमैन ग्रीर है वो किसे मैच करेंगे? उन्होंने फीमेल एमिनेच लिखा था, तो एक का हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा द फीमेल एमिनेच। ओके, बेटी फ्रेडियन का वर्क हो जाएगा फेमिनिन मिस्टिक, बेटी फ्रेडियन का वर्क हो जाएगा। तो जो ग्रेमैन ग्रीर ने लिखा था द फीमेल इमेनिच 1970 में, बेटी फ्रेडियन ने लिखा था फेमिनिन मिस्टिक 1970 में, एंड केट मिलियट ने लिखा था सेक्सुअल पॉलिटिक्स, एंड हेलेन सक्सेस का हो जाएगा पोर्ट्रेट ऑफ जैक्स डेरिडा एज अ यंग जूइश सेंट 2001। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इतने क्वेश्चन हम इस सेशन में कर लेंगे। फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी इज द सब टाइटल ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 and the feminism and subversion of identity, it is the answer of gender trouble. ओके, जेंडर ट्रबल किसका वर्क था? जूडिथ बटलर का ये वर्क था, जेंडर थ्योरिस्ट जूडिथ बटलर। हाईलाइट 1990s बुक टाइटल जेंडर ट्रबल फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, ये उसका फुल टाइटल था। नेक्स्ट, द एडिटर ऑफ द बुक नेशन एंड नरेशन, नेशन एंड नरेशन के एडिटर है हमारे होमी के बाबा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 1990 में नेशन नरेशन उनका वर्क था। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं है कल्चरल मटेरियलिज्म का? सो द करेक्ट आंसर इज हियर क्वेश्चन नंबर डिस्कोर्स एनालिसिस। ओके, डिस्कोर्स एनालिसिस। एंड नेक्स्ट, द ऑटोबायोग्राफी शरण कुमार लिम्बाड़े, दलित लिटरेचर पे क्वेश्चन है। शरण कुमार लिम्बाड़े का जो बायोग्राफी है वो है अक्कार माशी। Okay, it is a critical acclaimed autobiography of Sharan Kumar Limbari. Okay, published in 1984. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू।